हेलो बच्चों, आज मैं आपको इकाई सेकंड जिसका नाम है भारत में शासन, उसके अंतर्गत पाठ 1 जिसका नाम है संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा के बारे में समझाऊंगा कि संसद किसे कहते हैं, संसद का गठन कैसे होता है, इसके कार्य और शक्तियाँ क्या हैं। साथ ही साथ लोकसभा का गठन, उसके कार्य और शक्तियों के बारे में समझाएंगे और राज्यसभा का गठन एवं उसके कार्य और शक्तियों के बारे में समझाएंगे। तो संसद किसी भी लोकतांत्रिक शासन में सरकार के 3 अंग होते हैं, अर्थात जिन देशों में लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पे सरकार के 3 अंग होते हैं। एक व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सरकार के कितने अंग होते हैं, 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सबसे पहले हम व्यवस्थापिका के बारे में कि व्यवस्थापिका के प्रत्येक देश में अलग अलग नाम होते हैं। कहने का मतलब व्यवस्थापिका को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दे रखे हैं कि ब्रिटेन में व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे कांग्रेस कहते हैं, जापान में इसे डायट कहते हैं और जर्मनी में इसे बुंडेस्टैग, ईरान में इसको मजलिस। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटेन में व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं, कांग्रेस, जापान में व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं, डायट, जर्मनी में व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं, बुंडेस्टाग और ईरान में व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं, मजलिस। वहीं हमारे भारत देश में व्यवस्थापिका को संसद नाम दिया गया। तो भारत में व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं, संसद। तो भारतीय जो व्यवस्थापिका है उसके गठन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। तो आपके जैसे प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्थापिका अर्थात संसद के गठन का उल्लेख किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 79 में, जिसके अनुसार अर्थात जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 है उसमें क्या उल्लेख किया गया है कि भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम है राज्यसभा और लोकसभा। तो संसद का गठन किस किस से मिलकर के नहीं होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर के संसद का गठन होता है। तो संसद के कितने सदन होते हैं, 2, लोकसभा और राज्यसभा। इसको ध्यान रखना है कि अगर आपके प्रश्न आता है कि संसद का गठन किस किस से मिलकर के होता है तो उसमें हमें आंसर देना है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और अगर प्रश्न आता है कि संसद के कितने सदन होते हैं उनके नाम लिखो, तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक का नाम है लोकसभा और दूसरे का नाम है राज्यसभा। इस प्रकार राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ ही संघ की व्यवस्थापिका अर्थात संसद का भी अभिन्न अंग होता है। तो कहने मतलब भारत की जो कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख भी होता है, साथ ही साथ वह हमारी जो व्यवस्थापिका था संसद का अभिन्न अंग भी माना जाता है। कहने मतलब संसद का गठन बिना राष्ट्रपति के नहीं होता है। तो लोकसभा राज्यसभा के साथ ही साथ राष्ट्रपति भी इसका एक अभिन्न अंग होता है। यह व्यवस्था नितांत संसदीय शासन प्रणाली के अनुरूप है। कहने मतलब हमारे देश में जो व्यवस्था की गई है उसकी कहने का तात्पर्य व्यवस्थापिका या संसद की, वो कैसी शासन प्रणाली की है, संसदीय। यानी जिन देशों में संसदीय प्रणाली होती है उसके अनुसार ही हमारे भारत की व्यवस्था है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति प्रधान वो
लोकसभा और राज्यसभा, इन सभी से मिलकर के नई व्यवस्थापिका अर्थात संसद का गठन होता है। तो भारत में आधुनिक रूप में लोकतंत्र एवं संसद के रूप में प्रतिनिधि संस्थाओं की ब्रिटिश शासन के द्वारा देन है, या यूँ कहें कि हमारे देश में जो भी संसदीय व्यवस्थाएं हैं अक्सर कर किस देश से संविधान से ग्रहण की गई? ब्रिटेन के संविधान से, क्योंकि ब्रिटेन भी एक ऐसा देश है जहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है। तो जो वहाँ की शासन व्यवस्था में लगभग वही चीज़ें हमारे देश की शासन व्यवस्था में। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन की शासन प्रणाली की देन है। हालांकि प्रतिनिधि निकाय तथा लोकतांत्रिक स्वशासी संस्थाएं भारत में प्राचीन काल से ही विद्यमान रही, अर्थात हमारा भारत देश प्राचीन समय से ही लोकतांत्रिक स्वशासी संस्थाओं का रूप लिए हुए है। साथ ही साथ यहाँ पर अनेकों प्रतिनिधि निकायों का भी जन्म हुआ है। हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें हम वेदों को मानते हैं, विश्व में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों को माना जाता है। और वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में भी जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसमें सभा और सम्मति नामक 2 संस्थाओं का उल्लेख आता है। अर्थात जो विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें सभा और सम्मति नामक 2 संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में बहुत प्राचीन समय से ही प्रतिनिधि निकाय लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रयोग किया जाता रहा है। सम्मति आधुनिक लोकसभा के सदृश मानी जाती है, अर्थात जो ऋग्वेद में सम्मति का उल्लेख किया गया है वो आज की लोकसभा के समान मानी जाती है, और जो ऋग्वेद में सभा का उल्लेख किया गया है वो आज की राज्यसभा के समान मानी जाती है। तो जो ऋग्वेद में सभा और सम्मति का उल्लेख किया गया है वो आज की लोकसभा और राज्यसभा के समान है। तो सम्मति लोकसभा के समान है और सभा राज्यसभा के समान। पृष्ठभूमि: ब्रिटिश शासन के दौरान विभिन्न अधिनियमों द्वारा भारत में संसदीय परंपराओं को सीमित एवं मुख्यतः अनुत्तरदायी रूप से लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो जिस समय हमारा भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम था उस समय पर कई अधिनियम लागू किए गए थे, जिनमें 1833 के चार्टर अधिनियम से 1935 के भारत शासन अधिनियम तक में संसदीय तत्वों के विकास को देखा जा सकता है। तो यानी अंग्रेज़ों के समय में हमारे भारत देश में एक 1833 का चार्टर अधिनियम बना था, उससे लेकर के 1935 के भारत शासन अधिनियम तक अनेकों संसदीय तत्वों का विकास किया गया था। 1892 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या 16 निर्धारित कर उनमें से 4 सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करने की प्रक्रिया को शामिल किया गया। तो अंग्रेज़ों के समय में 1892 ईस्वी में गवर्नर जनरल की जो विधान परिषद थी उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 16, और उनमें से 4 सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से, यानी 16 में से 4 सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करने की प्रक्रिया को शामिल किया गया। 1909 ईस्वी के अधिनियम द्वारा अधिकतम सदस्य संख्या को 60 कर दिया गया, अर्थात जो 1892 में विधान परिषद में कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे? 16, उसे 1909 के अधिनियम द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 60, तथा उनके अधिकारों में भी वृद्धि की गई, अर्थात जो 1892 के अधिनियम द्वारा उन्हें जो अधिकार दिए गए थे वो 1909 के अधिनियम द्वारा और बढ़ा दिए गए। लेकिन दूसरी ओर इनके निर्वाचन में सांप्रदायिक प्रणाली को प्रारंभ कर, कहने का मतलब ये जो इनकी निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें कुछ सदस्यों को जाति या धर्म के आधार पर चुनने का कार्य प्रारंभ किया था। और ये जो सांप्रदायिक प्रणाली को प्रारंभ करने का जो अंग्रेज़ों का उद्देश्य था, क्योंकि उनकी पहले से ही नीति रही है फूट डालो राज करोगे, तो वो भारतीय एकता को खंडित करना चाहते थे इस सांप्रदायिक प्रणाली के आधार पर। तो भारत में अंग्रेज़ों ने सांप्रदायिक प्रणाली आरंभ की थी, उसका उद्देश्य क्या था?
भारतीय एकता को खंडित करना या भारतीय एकता अखंडता को एक तरह से खत्म करना। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा केंद्रीय स्तर पर एक सदनीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया। तो 1919 से पहले एक सदनीय विधान परिषद थी। भारत में पहली बार द्विसदनीय विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1919 के अधिनियम द्वारा। तो ये जो आपके 1919 के अधिनियम द्वारा जो द्विसदनीय विधान परिषद का गठन किया था, उसमें से एक का नाम था राज्य परिषद। तो जैसे विधान परिषद के स्थान द्विसदनीय मंडल बनाया, जिसमें एक था राज्य परिषद और दूसरा था विधानसभा। तो जो आपके विधान परिषद के दो सदन हैं, उनमें पहले का नाम क्या था? राज्य परिषद, और दूसरे का नाम विधानसभा। और प्रत्येक सदन में अधिकांश सदस्य निर्वाचित होते थे। इसी तरह 1935 के अधिनियम द्वारा भी इन दोनों सदनों को बनाए रखा गया। हालांकि इनकी सदस्य संख्या और अधिकारों में पर्याप्त बढ़ोतरी की गई। तो कहने मतलब जो 1919 के अधिनियम द्वारा विधान परिषद के जो दो सदन बनाए गए थे, जैसे राज्य परिषद और विधानसभा, तो उनको 1935 के अधिनियम द्वारा भी बरकरार रखा गया। लेकिन उसमें जो 1919 के अधिनियम में जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी, उसको आगे बढ़ा दिया गया और उनके कुछ अधिकारों को भी आगे बढ़ा दिया गया। तो हालांकि इनकी सदस्य संख्या और अधिकारों में पर्याप्त बढ़ोतरी की गई थी, फिर भी उत्तरदायी शासन का रूप अब भी खंडित ही था। मतदाताओं की संख्या संपत्ति के आधार पर बहुत सीमित थी, क्योंकि उसमें सारे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। सिर्फ जो अच्छे पैसे वाले लोग थे या जो कुलीन वर्ग के लोग थे, उन्हीं को वोट देने का अधिकार प्राप्त था। साथ ही साथ मतदाता सांप्रदायिक और व्यावसायिक आधार पर विभिन्न वर्गों में बटे हुए थे। जैसे आज तो हम एक क्षेत्र में जो सारे लोग रहते हैं, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, उन सबको वोट देने का अधिकार होता है। लेकिन उस समय पर मतदान का वो सिस्टम था, वो सांप्रदायिकता के आधार पर था कि जैसे कोई मुस्लिम व्यक्ति ही खड़ा हुआ, उसको सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे। स्वाभाविक रूप से भारतीय संविधान द्वारा गठित होने वाली संसद में इन सभी अलोकतांत्रिक तत्वों को हटाया गया तथा इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप बनाया गया। अब संसद का गठन, कि भारत में संसद का गठन किस प्रकार से हुआ? तो संसद का गठन संविधान के अनुच्छेद 79 द्वारा हुआ है। जी, हमने पाठ की शुरुआत में ही पढ़ा था कि भारत के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 79 में, जिसके अनुसार राष्ट्रपति के अलावा संसद के दो सदन होंगे। तो कहने मतलब संसद का गठन किस किस से मिलकर के होता है? राष्ट्रपति और संसद के दो सदन, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति के व्यवस्थापिका का अंग होने के नाते क्या क्या कृत्य होंगे, उसका उल्लेख राष्ट्रपति विधायी शक्ति के अंतर्गत किया जा चुका है। अतः अब हम संसद की प्रक्रिया एवं दोनों सदनों के गठन एवं कार्यों व शक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो यानी हम आगे राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों का गठन, साथ ही साथ उसकी निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हम सबसे पहले संसद के बारे में पढ़ेंगे और उसके दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के बारे में इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो संसद सदस्य होने की योग्यताएं एवं निर्योग्यताएं। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होना आवश्यक है, और निर्योग्यताओं का मतलब होता है कि वो कौन सी अयोग्यताएं होती है जिसके आधार पर वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता, या संसद सदस्य बन गया है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम संसद सदस्य होने की योग्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। संविधान ने संसद का सदस्य होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की हैं। तो जिसे आपने कक्षा 10th में भी पढ़ा था
कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है या राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए क्या योग्यताएं आवश्यक हैं। तो वहाँ पर हमने अलग अलग पढ़ा था कि लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं, लेकिन यहाँ संसद का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। तो वहाँ 10th क्लास में भी मैंने आपको समझाया था कि 3 चीज़ें तो ऐसी हैं वह सेम है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए हो या राज्यसभा का, जिसमें पहला पॉइंट है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो। और तीसरा पॉइंट है कि वह न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। अगर एक चीज़ है जो दोनों में अलग है लोकसभा और राज्यसभा, वो है उनकी उम्र। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना ज़रूरी है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की। तो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य बनने की जो योग्यता है उनमें सिर्फ एक ही अंतर है विशेष तौर पर, और वो है उम्र का, कि जहाँ लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु का होना ज़रूरी है, वहीं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु का होना ज़रूरी है। तो संविधान ने संसद का सदस्य होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की हैं। पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। लंबे समय से देश में यह मांग की जाती रही है कि देश के सर्वोच्च पदों पर जन्मजात भारतीय आसीन होना चाहिए। कई देशों में ऐसा प्रावधान भी है, यद्यपि भारतीय संविधान में ऐसा उल्लेख अभी तक नहीं है। यानी नियम तो ये है कि जो उच्च पद हैं जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, तो ये ऊंचे पदों पर ऐसा व्यक्ति ही चुना जाए जो जन्म से, कहने मतलब जिसके वंशज या खुद वो है शुरुआत से यहीं पर पैदा हुआ हो।